बाबा जी, परशुराम कुंड के बारे में आप बता रहे थे। जी, परशुराम कुंड जो है ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक क्षेत्र है ब्रह्म कुंड का, जो कैलाश से बह के यहाँ तक पहुँचने का इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जहाँ परशुराम जी ने तपस्या की, आज जिस जगह का नाम परशुराम कुंड है, उसकी वजह से इसका नाम जो है परशुराम कुंड पड़ता है। और पहले इसका नाम ब्रह्म कुंड था। आप कभी भी कहीं जाएंगे पुराने उसमें, तो लोहित डिस्ट्रिक्ट में आपको ब्रह्म कुंड के नाम से जगह मिलेगी। बाद में प्रचलन आया परशुराम जी की तपोस्थली की वजह से परशुराम कुंड। तो ये नदी एक तरीके से यहीं से उद्गम होती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो आप जैसे जानते हैं, अगर आप सुन के आए हुए हैं कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन परशुराम कुंड है, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्म कुंड है उसी से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये, तकरीबन 2600 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। उसे माना जाता है कि मेघना के रूप में बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है अलग, जब बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। वैसे 2600 किलोमीटर से ऊपर जो इसका क्षेत्रफल बताते हैं बहने का जो है। परशुराम जी से जुड़ी बातें क्या हैं यहाँ पे? परशुराम जी ने यहाँ पे बहुत तपस्याएं करी। परशुराम जी की कई तपोस्थलियाँ हैं, एक नेपाल में भी है, एक परशुराम कुंड बम्बई के वसई में भी है पालघर में, और एक परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित में भी है। तो इस तरह से परशुराम कुंड देखा जाए तो बहुत कई जगहों पे, क्योंकि परशुराम भगवान, मार्कंडे, दुर्वासा, ये बहुत तपस्वी ऋषि मुनि हुए, तो ये कई जगहों पर जाते थे। कई ऐसे घने जंगलों में जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे उनमें जाना। तो ये मात्र हत्या दोष की वजह से उन्होंने ये ब्रह्म कुंड चुना था। नॉर्थ ईस्ट जो आज आप देख रहे हैं, कालांतर में ये क्षेत्र जो है महेंद्रांचल श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता था। ये जो पर्वत श्रृंखला हम देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं ना, ये महेंद्रांचल पर्वत है। इसके पीछे ग्लेशियर है, तो इस पर अष्ट चिरंजीवी, भारत में महेंद्रांचल पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे में इसकी एक और कहानी, मैथोलॉजी है कि जो अष्ट चिरंजीवी हुए वो महेंद्रांचल पे रहते हैं। महेंद्रांचल पर्वत पे इन द सेंस परशुराम कुंड के ठीक ऊपर ये पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, और ये गोला घाट आसाम तक जाती है, और आसाम में गोला घाट से नीलांचल पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो कामाख्या रीजन में आती है। जो पहले आसाम का जो नाम था कामरूप था, बाद में वही कामरूप कामाख्या के नाम से चेंज होके आसाम हो गया है। तो आप वो जो है नीलांचल रेंज है, और ये महेंद्रांचल रेंज है। और उड़ीसा में भी एक भगवान परशुराम का क्षेत्र है, महेंद्रगिरी। तो लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, दुविधा में हो जाते हैं कि महेंद्रगिरी अलग है और महेंद्रांचल अलग है। तो लोग यही सोचते हैं कि दोनों एक ही जैसा है। एक छत्तीसगढ़ में महेंद्रांचल पर्वत है। जी जी, परशुराम के नाम का, परशुराम का एक नाम महेंद्र भी है, तो महेंद्रांचल उनके शिव के वजह से भी इसका वो नाम पड़ता है। तो आपको कई जगह मिलेगा, पर ये वाला जो रीजन है, ये अष्ट चिरंजीवी जो हुए उनके नाम की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये जो श्रृंखला है, इसके पीछे जो ग्लेशियर लग जाता है। और भारत का ये वर्षा वन क्षेत्र है, ये भारत का अमेजोन है, जो हम लोग जिस क्षेत्र में भी हैं इस समय वर्तमान में। तितली के बारे में बता रहे थे। हाँ, बटरफ्लाई तो भाई यहाँ भारत में जो, मतलब मैंने यहाँ पे कहा कि एक तरीके से भारत का अमेजोन है, भारत का ही नहीं, पैसिफिक एशिया का एक तरीके से कह लीजिए। तो ये बहुत बड़ा जो है जंगल है, और यहाँ अंजाव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिस जगह से लोहित डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये सब रेन फॉरेस्ट है, और वर्षा वन क्षेत्र में बहुत विविध तरह की अलग अलग वनस्पतियाँ, इस तरह के पेड़ पौधे हैं। तो आप कभी जो है खुद यात्रा करके देख लीजिए कितनी, आप पूरे भारत में इस तरह की ग्रीनरी और इस तरह का आनंद तो कहीं नहीं ले सकते हैं। और हम लोग भी आते हैं जंगलों में, थोड़ा आनंद लेते हैं वनों का, वन विहार करते हैं। नेचर प्रेमी भी हैं। नेचर प्रेमी तो सभी, हमारे जितने भी जो संन्यास से जुड़े हुए जीवन के लोग हैं, वो सभी नेचर के करीब होते हैं, तभी तो संन्यास की तरफ भागते हैं। तो संन्यास में ऐसा ही है क्या, खाली थोड़ा लोगों का दिया हुआ दक्षिणा, दिया हुई भिक्षा खानी है, या फिर और काम भी होते हैं उसके? संन्यास के प्रकार बहुत हैं। अब मैं आपसे अगर इस पर डिस्कशन करता हूँ या कुछ चर्चा करूँ, अब मन के लिए अब हम लोग तो चल रहे हैं, तो इसलिए कह दे रहा हूँ कि संन्यास का जो वर्तमान का जो स्वरूप है, आदि अनंत से चला आ रहा संन्यास नाम का कोई शब्द है जिसको लोग धारण कर लेते हैं वस्त्रों के साथ। पर स्थिति परिस्थिति के अनुकूल जब कोई दिखाई देता है, जैसे एक आर्मी का पर्सन, एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला, जब अपनी यूनिफॉर्म के जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसके अपने वर्तमान में जो जीवन जी रहा हो, मान लो आप कोई पुलिस वाले को जानते हो, और वो जो है
अपनी ड्यूटी के पीरियड में उस वस्त्र के साथ में, उस वर्दी के साथ में ठीक ठीक नहीं नज़र आ रहा हो, कुछ अलग ही दिखाई दे रहा हो, तो आपको लगेगा कि भाई ये पुलिस रक्षक है कि भक्षक है। तो वो हमारी ये सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हम रक्षक हैं तो हमको रक्षक के जैसा दिखना चाहिए, और हम संत हैं तो संत के आचरण जो होते हैं जेंटलमैन, सज्जन पुरुष के, तो सज्जन के जैसे दिखाई दें अपने, है ना। सज्जन जो है सज्जन के जैसे दिखाई देना चाहिए, और सज्जन के कार्य भी समाज के लिए होने चाहिए, स्वार्थी ना हो के परमार्थी होना चाहिए। तो ये वर्तमान में संत का जो लग्जरियस लाइफ होना और ये सब चीज़ें, ये जंगल काटा जा रहा है अभी। तो मैं इन सब जंगलों को बचाने के लिए भी यहाँ रुक गया कभी, और यहाँ पर जो पोल्यूशन था उसको देखते हुए भी रुक गया। महाराज जी लोगों ने फिर बोला कि यहाँ रुक के ऐसे सेवा में। तो आज अरुणाचल में भी मेरा यहाँ गुरु स्थान है, पर हमारा कुछ विचार है जंगलों को लेके कि जंगल बचाए जाएँ। लगाना तो बड़ी बात नहीं है, जो है उसी को बचा लिया है, जीर्णोद्धार किया जाए, एक तरीके से जीर्णोद्धार कहते हैं ना। तो ये बस ये मत पूछो किसने काटा कौन काटा, ये तो भाई देखो यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि ये सब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिया नहीं। इसमें मैं भी सोचता हूँ कि यहाँ के गरीब जो लोग हैं, गरीब मतलब गरीब इन द सेंस कि जो अपनी आजीविका रोजी रोटी के लिए ये सब कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़े उद्योगपति होते तो ये पेड़ थोड़े काट रहे होते या कुछ भी होते। गरीब हैं, उनको अपनी रोजी रोटी चाहिए या किसी भी मार्फत वो चला रहे हैं। तो उसमें सरकार और बड़ी बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी समस्या ये है कि वो यहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं दे पा रहे हैं। और देश में जिस संन्यास को आप पूछ रहे थे, मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। संन्यास भोग के लिए नहीं जाना जाता, योग के लिए जाना जाता है। तो सन्यासी का जीवन जो है ऐसा होना चाहिए जो लगे कि ये परमार्थ की अवस्था में है, स्वार्थ की अवस्था में नहीं है। तो परमार्थ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कम रोटी खाइए, पर जो आपकी ड्यूटी है, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सोसाइटी को जगाना ही काम है अपने अध्ययन से, अपनी विद्या से, अपनी यात्राओं से आपने कुछ अर्जित किया है, कुछ ज्ञान विज्ञान आपके पास है, तो सोसाइटी को आप जो है उस तरह का मॉरल सपोर्ट दीजिए। अदरवाइज़ देने के लिए तो बहुत से लोग बहुत फिलॉसफी दे रहे हैं, और साधुओं को हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाषण नहीं देना चाहिए, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। साधुओं को अपने आचरण से, अपने ज्ञान विज्ञान से अर्जित किया हुआ जो विचार है वो अपने जीवन में अवतरित कर लेने से समाज उसको ज़्यादा अडॉप्ट करता है। ये बिच्छू मारा है, बिच्छू मारा, हाँ। और इसको उत्तराखंड और हिमाचल कश्मीर के, आप छूना नहीं इसको, आप करंट जैसा लगेगा आप। हाँ हाँ, ये टच करिए आप अगर बहुत मज़ा लेना चाहते हो। हालांकि बहुत मज़ा आएगा कुछ देर तक, मतलब हाथ में चुभे रह जाएंगे कांटे। नहीं, कांटे हैं ही नहीं, आपको कांटे दिख रहे हैं, पत्ते हैं, आप छू सकते हैं। मतलब थोड़ा हल्का सा स्क्रब होगा, मतलब आपको ना हल्का फुल्का, आप उसका मज़ा ले सकते हैं, हल्का सा टच कर सकते हैं। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा अभी। ऐसे करिए, ऐसे छूइए एक बार, ऐसे पकड़ूं? नहीं पकड़िए, नहीं ऐसे कैसे करिए उसके ऊपर में। हाँ, हल्का हल्का जा रहा है। हाँ, अभी लगा जैसे लगा डंक मार दिया, लगा हाँ, कट सी गया, ऐसे लगा कट से गया क्या? ये बिच्छू मारा, ये बिच्छू मारा तो ये किस चीज में उपयोग होता है? और यहाँ हाथी मारा भी है। यहाँ बहुत मजा आ रहा होगा आपको। काफी जलन हो रही है इसमें। अगर आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है, हाँ, और जैसे हम अगर शीर्षासन करते हैं तो हमारी सारी ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती हैं, और हमारा जो हेयर फॉल है वो कम हो जाता है। हमारी जो चमड़ों में, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी आनंद आ रहा होगा, मतलब मेरे साधु साई की भाषा में, तो महानंद ले रहे हैं आप। तो उसमें क्या है कि वो ग्रंथियाँ ना सर पर भी मारा जाता है। अगर कोई गंजा हो तो वाकई में, ऐसे कोई उल्टे सीधे फार्मूले बताने वाले लोग होते हैं, वो मुझे नहीं पता, पर वाकई में ये आपके नसों को एक्टिव कर देगा एकदम। और इसकी जो मेन मतलब जो अवस्था है, अगर आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊँ अगर इस बात से, छोटी बात से, ये जो जड़ी है इसका नाम बिच्छू मारा है, बिच्छू घास है, बहुत तरह की बात है यहाँ पे। पर इस जड़ी का जो प्रयोग भारत में, अभी आयुर्वेद के जानकारों ने पीछे बताया था कि ये जो जड़ी है, ये जड़ी बागवट संहिता में पातंजलि सुसुक्तु ने इसकी बहुत जिक्र तो नहीं किए हैं इस जड़ी के बारे में, पर इस जड़ी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं संक्षिप्त करता हूँ। ये जो जड़ी है, अगर पैरालिसिस हो रखा हो, पैरालिसिस इन द सेंस आप समझ रहे हैं, आपको हवा लगी हो, लकवा मार गया हो, तो उस केस में इसकी चटनी खाइए और खड़े हो जाइए आप, देखो साइड में,
इसकी चटनी खाइए। तो ये बिच्छू मारा के बारे में जो हमको आपको बता रहे थे कि लकवा पैरालिसिस में उस जगह पर आपको जहाँ पैरालिसिस हो रखा हो, देखिए आप काफ़ी देर से वही चिंतन कर रहे हैं ना, जैसे लग रहा है ये मतलब नहीं कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा। और आपको जब वो पानी से टच होगा तो बार बार याद आएगा एक दिन तक और बहुत मज़ा आया, कुछ देर में भूल जाएंगे आप। और आप तो बढ़िया से नहीं छू रहे थे, आप तो छूते तो पूरे उस पूरे जगह पार्ट हो जाता, पूरा एक्टिव हो जाता। तो इसने किया क्या मेरे को? ये इसके पत्तों में ही इस तरह का विष है। अच्छा। हाँ, वो लगने से एक करंट जैसा लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। उत्तराखंड हिमाचल में इसका सभी आनंद ले चुके होते हैं ज़्यादातर लोग। पर इसकी जो मतलब खासियत है, इसकी चटनी खाई जाती है। और हमारे जो गुरु जी हैं 20 वर्षों तक इस जंगल में जब रहे, जब वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था 1960 में, तो 20 साल तक तो वो पत्ते खा के रहे। इस पत्ते को बॉयल कर करके खाते रहे। बहुत गर्म करता है शरीर में, गर्मी करता है। तो जो शरीर में आपके मान लीजिए पैरालिसिस हो रखा है, तो उसको गर्मी से ही उसकी नसें आपकी चालू हो जाती हैं इसकी वजह से। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे जहाँ पैरालिसिस हो रखा हो किसी भी बॉडी पार्ट में, उसको आप टच कराइए। जैसे अभी आपको तुरंत करंट, ये मेरा बहुत एक्सपेरिमेंटेबल ये जड़ी बूटी, मतलब लोग जानते हैं पर मैं अपने द्वारा इसका आख्यान व्याख्यान कर रहा हूँ कि ये अगर पैरालिसिस में यूज़ हो, मैंने कहीं प्रयोग करके देखा 1-2 बार, तो बहुत असरकारक है, बहुत ही इसका जो है लाभ मिलता है। दूसरा जो मैं आपको हेयर फॉयल के लिए बोल रहा था ना, सर मारने के लिए, तो वो तो कोई मार नहीं पाएगा, पर मारने से क्या कि नसें पूरी जो है खुल जाएंगी और वो ग्रंथियों से खून आने लगेगा, तेज़ सप्लाई होने लगेगी। तो जो मतलब हमारी खुश्की पड़ जाती है और रूसी जिसको बोलते हैं, डैंड्रफ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं मारूं, मैं गंजा हूँ? आप ले सकते हैं हल्का फुल्का, बिल्कुल। जोर से लगेगा क्या? फिर मजा आएगा बहुत, पर एकदम आपको ऐसा भी लगेगा, मैंने भी आनंद लिया है, बालों के साथ में मैंने मारा है, तो ऐसा लगता है कि हम ध्यान की अलग मुद्रा में। सच में? और मैं कंडीशनेबल बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एज पर कंडीशन किया है। चलो करके देखते हैं बाबा। हाँ, बाद में आप करना। अभी कर दो ना। नहीं, बाद में करना। ये देखिए दोस्तों, हमें एक कीड़ा मिला है और कीड़ा जैसे ही हमने पकड़ा तो बोल की तरह हो गया। अब जैसे इसको हिलाते रहेंगे तो कछुए की तरह अपने शरीर को कवर कर लिया इसने। कितना सुंदर सा कीड़ा, ऐसा लग रहा है कुछ खाने की चीज़ है। इसको ऐसे रख देंगे साइड में तो ये अपने आप ही खुल जाएगा। ये देखो। तो मैं अभी बाबा जी के साथ में ब्रह्मपुत्र नदी के पास से ही जा रहा हूँ, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मान लो यहाँ से माना जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम जो है यहाँ ब्रह्म कुंड, परशुराम कुंड से ही माना जाता है। बाबा जी के साथ में आज हमें जंगल में कुछ समय बिताने का मौका मिला और अभी बाबा जी हमें कुछ जड़ी बूटियों के बारे में और झरने के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनी होगी तो कुछ समय के रहते ही वो खंडर हो गई। यहाँ से चीन की दूरी कितनी है बाबा जी? एयर डिस्टेंस से कम है मतलब। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। आप देखेंगे सामने छोटे छोटे काफ़ी सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे और अभी हम नदी के बीच में ही आ चुके हैं। नदी में काफ़ी सारा स्पेस में जो रेत है अभी, क्योंकि ये अभी पूरी उग्र रूप में नहीं है। तो बाबा जी लोग जानवरों से, प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आज हमें उनका प्रेम देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये जो कुत्ते हैं इनका नाम, किसी का नाम भैरवनाथ है, किसी का कुछ है, तो ये सब लोग अपना इधर ही खेलते रहते हैं। देखो बाबा जी के तो बच्चे बन गए इनके साथ में। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे तो लगा था कि मैं आश्रम तक ही सीमित रह जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आना तो समझो खतरे से खाली नहीं है और जंगल के बारे में पता भी नहीं है कि यहाँ पर कौन से कैसे जानवर रहते, कैसे लोग रहते हैं। और अरुणाचल के लोगों के बारे में एक बात कही जाती है कि उनको जैसे थोड़ा सा भी खतरा महसूस हुआ तो उनके पास में ना एक तेज धार हथियार होता है और जो बहुत पहना होता है, मतलब बहुत तेज होता है वो। एक बार अगर किसी बंदे की गर्दन पे मार दिया तो गर्दन कट जाती है, तो इतना तेज उसको बना के रखते हैं। यहाँ के वो ट्रैवल लोग हैं, मतलब यात्रा जंगल में करते रहते हैं, तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए उसको गवर्नमेंट ने रखने के लिए उनको अनुमति दे रखी है। तो उन लोगों से मतलब आमने सामने होना ही बड़े खतरे की बात होती है, तो इसलिए हम लोग उनसे बच के रहते हैं और उनके स्वभाव का कुछ पता नहीं चलता। चलिए, नदी के बारे में हमने जिक्र किया था, अभी आप नदी का थोड़ा सा नज़ारा ये देखिए कि वहाँ से तो आपको पानी आगे जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से पानी आपको उल्टा आता हुआ दिखाई देगा। और ये जैसे पानी उल्टा आ रहा है तो पत्थरों से टकरा कर फिर जाकर उस पानी में मिल रहा है। ऐसे ही सर्कल चलता आ रहा है। बहुत ठंडा पानी है। देखो अभी कुत्ता अंदर घुसा तो इसको भी ठंड लगेगी। लो भाई, बाबा जी की कृपा से हमें एक ऐसे पेड़ के दर्शन हुए हैं। ये वट वृक्ष है ना महाराज, वट वृक्ष है। और देखो कितनी सुंदर इसकी जटाएँ हैं। पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पेड़ तो छोटा ही है, लेकिन इसकी जटाएँ जो हैं बहुत सुंदर। और बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ बैठने के बाद में जो ध्यान लगता है, विंध्याचल पर्वत सामने आपको दर्शन होंगे और वो जहाँ पर भगवान परशुराम और 8 चिरंजीवी आज भी तपस्याएं करते हैं, इसी पर्वत पर करते हैं। तो आप देखेंगे कि
बाबा जी का तो आनंद आ गया यहाँ पर बैठने के बाद में। बाबा जी यहाँ कई लोग बैठ के जाते हैं, पत्थर रखे हुए हैं। हाँ, ये हम ही लोग ज़्यादा आते हैं, हमारे एक दो साधु हैं। हाँ हाँ, और कोई आ जाते हैं तो हम लोग घूमने, आप जैसे आप आ गए तो हम लोग आज आ गए यहाँ पे। कभी समय तो नहीं है बैठने का? हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ पर तो मौन से ही अपना बैठो और सामने नदी और वो जो पहाड़ है, दोनों के आनंद का घंटों आप बैठो। और इस पेड़ का कुछ अलग ही महत्व। बाबा जी ने एक ऐसी जड़ी बूटी निकाली है जिसको कुश बोलते हैं, देवकुश बोलते हैं। और बाबा जी ने कहा है कि इसके आसन, अगर इसका सूखी हुई घास का आसन बना लें और 12 साल इसके ऊपर लगातार बैठकर तपस्या करें तो अपनी तपस्या सिद्ध हो जाती है, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है और आप जो बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, सूर्य भगवान का चमत्कार आप इसको बोल सकते हैं। और उनकी एक प्रकृति है, इसी प्रकार जैसे वो बादलों में छुपते हैं तो अलग अलग जगहों से अपनी प्रकाश निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपको अलग अलग जगहों पे सूर्य भगवान का प्रकाश देखने को मिलेगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार धरती के ऊपर प्रकाश पड़ता है। तो दोस्तों, इसी जंगल यात्रा के साथ में, पहाड़ी यात्राओं के साथ में अपनी ये वीडियो ख़त्म होती है। और मिलते हैं फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में। शायद हम कल कहीं और नई जगह जा सकते हैं, जैसे भगवान की कृपा होगी तो नई जगह खोजेंगे। बहुत आनंद आया, पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में, नदियों के पास में काफ़ी अनुभव मिले हैं। आप भी आइए, काफ़ी प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करिए और कुछ नया सीखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, परशुराम भगवान की जय।